अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसके चलते भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन भी परीक्षण कर रहा है। ट्रंप के इस बयान को उनके उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जब कोरिया के वुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों को तत्काल परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास विशाल परमाणु हथियारों का भंडार मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि वे काफ़ी शक्तिशाली हैं और वो अंडरग्राउंड स्थानों पर परमाणु परीक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार उड़ाया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि कुछ परीक्षण इतने गहरे और छिपे अंदाज में किए जाते हैं कि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उनके इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, खासकर दक्षिण एशिया में, जहां पर भारत दो मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन के परमाणु शक्ति वाले पड़ोसियों का सामना करता है। तो अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट से भूकंप आ रहे हैं। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, ने बयान दिया है और ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान जो है अंदर ही अंदर जो है छुपकर परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिसका ये नतीजा है कि भूकंप ज़्यादा आ रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए हमारे साथ। रमेश जी, जिस तरीके से जो पाकिस्तान पर अब डोनाल्ड ट्रंप का दावा सामने आ रहा है कि जो है अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर, कैसे इसको देखें? देखिए लता, मुझे लगता है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे एकाएक विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है जी। जब सीज फायर को लेके वो अब तक 30-40 बार बोल चुके हैं, हमने करा। हमारे सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया उनके अनुकूल नहीं गई जिससे कोई दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। यहाँ पे हमने समझदारी का परिचय दिया और उसके बाद वो गाजा में क्या करते जाते हैं, फिलीपींस में क्या करते हैं, जाके वहां पे शांति वार्ता करवाते हैं। तो वहां उसके बाद में भी देखो अभी कल परसों में क्या हुआ, गाजा में फिर ब्लास्ट होते हैं। तो इनकी कोशिशें जितनी थी वो तो नाकाम रही। अब बात आ जाती है, इन्होंने कहा कि 4 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर का परीक्षण कर रहे हैं चुपके चुपका के। तो इसके मायने बड़े गंभीर हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसको तो देखना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। अब परमाणु हथियारों का परीक्षण होना, कभी कभार ये होता भाई, घर में आपके अगर बंदूक है उसकी नाल की सफाई करना और उसमें तेल लगाना, उसको, ये तो देखो हर कोई कर सकता है। अब परमाणु परीक्षण किसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं तो देखो एक बड़ा गंभीर बात है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया है। उन्होंने कहा, जिसमें रूस भी है और साउथ कोरिया भी है। अगर पाकिस्तान का अगर नाम लिया जा रहा है तो लता, ये सीधे समझ लो वो इशारा हमारी तरफ है। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान का नाम यहाँ पर जिक्र हो रहा है और अक्सर जो है आरोप तो पाकिस्तान पर तमाम लगते रहे रमेश जी, और जिस तरीके से हालांकि 3-4 देशों का नाम, रूस, चाइना का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, लेकिन जिस तरीके से एक धमक भरे अंदाज में ये भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतने परमाणु हथियार दुनिया को जो है अमेरिका के पास है कि वो दुनिया को 150 बार उड़ाया जा सकता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिस तरीके से आपने सीज फायर का जिक्र किया, वो चाहते हैं कि उनकी वाहवाही जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बने रहे। तो क्या ये अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 150 बार उड़ाया जा सकता है? निश्चित रूप से ये अपना शक्ति परीक्षण कह लो, या वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें हाँकना, उसको कह सकते हो। जब दो पार्टियां जब चुनावों में आती हैं तो एक कहता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, वो मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है दूसरे के ऊपर। अमेरिका शक्ति पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वेपन्स की बात आ जाती है, परमाणु हथियारों की बात आ जाती है, या हथगोले किसी तरीके की वेपन्स की अगर बात आती है, तो क्या इजराइल के पास कम है, इराक के पास कम है, इंडिया के पास कम है, चाइना के
पास कम है, कोई किसी से कम नहीं है। बात सिर्फ वही आ जाती है टाइमिंग में कि आप वो अपने हथियार को इस्तेमाल किस टाइमिंग में करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो और किसके लिए करना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वेपन्स है, पूरी दुनिया को हम 50 बार उड़ा सकते हैं, तो उसके कतार में कई देश भी लगे हुए हैं, भारत भी कम नहीं है। लेकिन भारत और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, क्योंकि देखो जब कोई बड़ा आदमी होता है वो बड़बोला नहीं होता है, वो अपनी शक्ति को छिपाता है। अब इनकी बातों पे मैंने पहले ही कहा, ज्यादा विश्वास करना थोड़ा सा और ऐसे में रमेश जी क्या ये भी देखें, क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर से बात करें, जब से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, चाहे टैरिफ की बात हो, सीज फायर की बात हो, और अब जिस तरीके से जो परमाणु शक्ति का दमखम डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, शुरुआत से ही जो है कहीं ना कहीं क्या इनसिक्योरिटी ट्रंप को लगने लगी है, जब दूसरी बार जो हालांकि अब जो फिर से ये राष्ट्रपति बने, क्योंकि जिस तरीके से लाइमलाइट में आने की जो कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? देखो, उनके बयानों से लता जी अमेरिका भी दुखी है, अमेरिका का पोजीशन भी दुखी है। उनकी सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी FBI, उनके चीफ का भी एक बार बयान आया है और उन्होंने एक सीधे तौर पे ये कहा है ट्रंप को कि कुछ भी बयान देने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि आपके बयान, आप देश के मुखिया हो, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा ना हो कि आपका कोई बयान आपके लिए नुकसानदायक हो, देश के लिए नुकसानदायक हो। हम ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं उस पे हम नहीं जाते, लेकिन ट्रंप का पाकिस्तान का नाम लेना कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो इससे एक चीज तो साफ होती है। अभी हाल में पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीम ने ट्रंप से कई मरतबा मुलाकातें की है। बिल्कुल, इस मुलाकातों को मैं उनके बयान को जोड़ रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान, चाइना और तुर्की या एक दो देश और ये आपस में मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हो भारत के लिए, भारत को परेशान करने के लिए? बिल्कुल लाजमी है रमेश जी कि ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात और जो गर्मागर्मी दिखाई पड़ रही थी, जो चहलकदमी अमेरिका की दिखाई पड़ रही थी, क्या पाकिस्तान उनके राग नहीं अलाप रहा? क्या इसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने बयान दिया? हालांकि इसका क्या जो है मैसेज पूरी दुनिया में अब ज्यादा देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं, तमाम बड़े बड़े एटम बम और बयानों के जरिए फोड़ते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से परमाणु शक्ति को लेकर जो अपना दमखम दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई चर्चा का विषय है कि आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और किस तरह की बातें जो अपनी मनमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है अब एक और जो है परमाणु शक्ति का बयान देकर वो लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक भयावह सड़क हादसा होने से पूरे क्षेत्र को जो है दहला दिया। क्षेत्र तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक बेकाबू होकर 17 गाड़ियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद गाड़ियां परस्पर आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर चीख पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब डंपर खाली अवस्था में हाईवे पर चढ़ने की कोशिश में था। तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया और वो बेकाबू होकर सड़क पर चल रहे वाहनों और राहगीरों को कुचलता चला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर लगभग 300 मीटर तक लोगों और गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वो एक बड़े डिवाइडर से टकराकर रुका नहीं। टक्कर के बाद घटनास्थल पर चारों ओर अफरा तफरी और दहशत का माहौल हो गया। घायल लोग सड़क पर तड़प रहे थे और वाहन बुरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया था। तो 24 घंटे के अंदर ये 3 बड़ी तस्वीरें देखिए किस तरीके से जयपुर में जो है 14 लोगों की मौत हो गई है। पहले तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सड़क पर यह हादसा हुआ और सड़क पर ही जो है जो शवों का भंडार लग गया, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर में तेलंगाना में जो है 20 लोगों की मौत आप सोचिए कि सड़क हादसे में हुई। इसके अलावा जोधपुर में आपको बता दें कि 18 श्रद्धालुओं की जो बस थी, दरअसल वो बाइक से टकराकर जो क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। तो 24 घंटे में ये 3 बड़े हादसे, जयपुर में डंपर ने कई लोगों की जान ले ली और
खास बात यह है कि जो डंपर चालक था वो शराब के नशे में था, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ है। लेकिन वाकई बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और ये सवाल खड़े करता है परिवहन विभाग पर भी और जिस तरीके से यातायात के नियमों पर भी, क्योंकि तमाम लाख दावे वादे और नए नए नियम हम लागू ज़रूर कर देते हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर कोई दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि अगर धरातल पर इसका असर होता तो ये जो 3 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दरअसल नागवार होती, लेकिन ये बेहद दुखद और गंभीर तस्वीरें जिसमें जयपुर, तेलंगाना और जोधपुर में जो है अलग अलग हादसों ने कई लोगों की जान ले ली है। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। इसी क्रम में पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार की सहरसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित कर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते सालों बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को डिब्बा भर के मखाने देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजद हो या फिर कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। एनडीए की पहचान विकास से है और राजद कांग्रेस की पहचान विनाश है। वहीं कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन इसके बाद 2004 में राजद के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां पर 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से राजद को नकार दिया। इसके कारण राजद वालों का जो है पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों से इतने नाराज हुए कि वे बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली में सरकार उनके समर्थन पर चल रही थी, दरअसल बयान। इसीलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में जो है बैठकर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बगल में बैठकर बिहार से और नीतीश कुमार के सरकार से बदला लेना शुरू कर दिया और उन्होंने जितने भी बिहार के लोगों की भलाई की योजनाएं थी उन पर जो है ताला लगा दिया है। तो ये बयान जो है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए, जिसमें कांग्रेस नेताओं पर जमकर जो है पीएम मोदी ने हमला बोला। और साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने 2 उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है। दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए विजयी होगा तो बिहार
विजयी होगा। एनडीए की विजय को बिहार की विजय से जोड़कर देखना होगा। इसके लिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मंच से यूपी के सीएम योगी के इतना कहते ही खूब नारेबाजी होने लगी। इसके बाद यूपी सीएम ने कहा कि याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो नहीं कटेंगे। वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकजुट होकर एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। बोलिए विजयी बनाकर भेजना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा कि मुझे इस चुनावी सभा के जरिए मिथिला की आत्मा कही जाने वाली जगत जननी मां भगवती जानकी की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मिथिला वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। देश भर में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करने की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 नवंबर को आवारा कुत्तों के मुद्दों पर नया आदेश पारित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की प्रत्यक्ष उपस्थिति अब जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन हलफनामे में राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों का सारांश चार्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एबीसी नियमों के कार्यान्वयन पर और निर्देश जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने के लिए कुछ पीड़ितों को अभियोग आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी है। बता दें कि अदालत ने 3 महीने पहले यह आदेश जारी किया था, जिसका राज्यों की ओर से पालन नहीं किया गया और इस पर आंदोलन ने नाराजगी जाहिर की है। राज्यों को आवारा कुत्तों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी और इस समस्या को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सुझाव भी देने होंगे। तो आवारा कुत्तों को लेकर आपको बताएं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फैसला अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को इसमें होने वाली है। शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर फैसला होगा। हालांकि इसके पहले भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था बच्चों में रेबीज को लेकर। दरअसल ये अहम सुनवाई जो कि अब 7 नवंबर के लिए आगे शिफ्ट कर दी गई है। चार साल के अंतराल के बाद जम्मू में दोबारा से दरबार खुला है। 2021 के बाद पहली बार दरबार खुला जब उपराज्यपाल ने इस प्रथा को रोक दिया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पर नागरिक सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर लिया। श्रीनगर स्थित सचिवालय बंद कर दिए गए और अब ये जम्मू में खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर में सचिवालय 6 महीने के लिए क्रमशः श्रीनगर और जम्मू में चलते हैं। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में शिफ्ट किया जाता है। इसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। उपराज्यपाल ने साल 2021 में भारी खर्च का कारण बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।
वहीं उमर अब्दुल्ला के साथ उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनके कैबिनेट सहयोगी, मुख्य सचिव और सिविल सचिवालय के सभी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। सिविल सचिवालय पहुंचने के बाद उमर मंच पर गए, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस बैंड की एक टुकड़ी ने उनका स्वागत किया है और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया है। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पहली बार किसी महिला नक्सली ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। नक्सली गतिविधियों से 4 दशक से ज्यादा समय से जूझ रहे इस जिले के लिए ये एक अहम घटना मानी जा रही है। 1992 के बाद ये पहली बार है कि किसी अन्य राज्य के नक्सली ने मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। महिला नक्सली ने हाक फोर्स के चौरिया बालाघाट कैंप में आत्मसमर्पण किया है। उसने हाक फोर्स के सहयोगी सहायक सेनानी रुपेंद्र धुव के सामने हथियार सौंपे। सुनीता माओवादी संगठन के MMSC जोन प्रभारी और सेंट्रल कमेटी सदस्य रामदेव की हथियारबंद गार्ड के रूप में कार्यरत थी। आत्मसमर्पण के दौरान उसने इंसान राइफल, 3 मैगजीन, पिट्ठू बैग और वर्दी पुलिस को सौंपी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुनीता प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के सदस्य और NMC जोन प्रभारी रामदर की सशस्त्र सुरक्षा गार्ड थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर तहसील के भैरमगढ़ के गोमवेटा की निवासी है और उन्होंने बताया कि इंसान राइफल रखने वाली सुनीता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सक्रिय थी। अधिकारी ने बताया कि वो 2022 से गैरकानूनी आंदोलन से जुड़ी हुई थी और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मढ़ इलाके में प्रशिक्षण ले रही थी। वहीं देश में अब ये दौर करीब है जब लाल आतंक का प्रतीक माने जाने वाले नक्सली खेतों में हल चलाते और डेयरी पोल्ट्री फार्म चलाते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, इसमें खेती, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, टेलरिंग और इसी तरह के अन्य कई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की कई डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिलाने पर काम किया जा रहा है। जो कि नक्सली हथियार डाल देंगे उनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, उन्हें समाज में सम्मान के साथ पुनर्वास मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सरेंडर करने वालों को जल्द रोजगार से जोड़ा जाए ताकि वे ममाज को मुख्यधारा में लौटा सकें। अफगानिस्तान में तड़के 6.3 की तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। उत्तरी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप का केंद्र मजार-ए-शरीफ में है। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। मौतों का आंकड़ा वो 20 तक पहुंच गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भूकंप तड़के उत्तरी अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर और खुलुम कस्बे के पास आया। मजार-ए-शरीफ उत्तरी बाल्क प्रांत की राजधानी है और उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। इस भूकंप के झटके तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में महसूस किए गए, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान की सीमाएं साझा करते हैं। मजार-ए-शरीफ के एक निवासी ने बताया कि उनका परिवार भयभीत होकर जाग गया और जब भूकंप आया और उनके बच्चे चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे। उन्होंने बताया कि कई खिड़कियां टूट गईं और घर की दीवारों का प्लास्टर उड़ गया था। भूकंप के कई वीडियो सामने आए हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने साझा किया। इनमें लोगों में फैली दहशत को भी साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी।
राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर